हाय फ्रेंड्स, मैं दया पांडे और लेके आया हूँ अपना अगला वीडियो जो कि संविधान से संबंधित है। इससे पहले भी हमने वीडियोस लाए हैं जो संविधान से रिलेटेड रहे हैं। आप प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं और करंट इश्यूज पे श्रम कानून से संबंधित मैंने वीडियो डाला है, आप उसको भी देख सकते हैं मेरे चैनल पे जाकर के, बूस्ट पॉजिटिव पे जाकर के। ठीक, आज हम बात करेंगे संविधान में सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट पे स्पेशल हम लोग नहीं जानेंगे, हम लोग जानेंगे सीजेआई के बारे में। सीजेआई के बारे में जानेंगे, स्पेशली इसके बारे में भी कुछ नहीं जानेंगे, लेकिन सीजेआई से संबंधित कुछ प्रश्न है जिनको आज हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और देखेंगे कि सीजेआई से संबंधित किस तरह के प्रश्न आ सकते हैं। आज हमने 10 प्रश्नों का एक सारांश रखा है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि सीजेआई आखिर है क्या, इस सीजेआई पे किस तरह के प्रश्न संविधान में अपने पूछे जा सकते हैं। सीजेआई मतलब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत का मुख्य न्यायाधीश, इसके बारे में हम जानेंगे। इससे पहले शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा अपने भारत के जो न्यायिक व्यवस्था है उसके बारे में थोड़ा सा जान ले। आपको ये चीज तो पता है कि भारत का जो सुप्रीम कोर्ट है, ठीक, जो उच्चतम न्यायालय है, वो भारत में सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है ना। ये भारत की सबसे बड़ी न्यायिक संस्था है। और आपको एक चीज पता होना चाहिए कि अमेरिका के विपरीत, ठीक, अमेरिका के संविधान से विपरीत, अमेरिका के संविधान के विपरीत जो भारतीय संविधान जो है उसने क्या किया, एकीकृत न्याय व्यवस्था की स्थापना की है, जिसमें शीर्ष पर क्या है, जिसमें शीर्ष पर सुप्रीम कोर्ट है ना, और जिसके अधीन कौन है, हाई कोर्ट, और हाई कोर्ट के अधीन कौन है, अधीनस्थ न्यायालय, मतलब डिस्ट्रिक्ट न्यायालय। इस तरह की व्यवस्था हमारे संविधान में की गई है, जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है। अमेरिका में ऐसा नहीं है। वहीं दूसरा ये है कि अपने यहाँ जो है, अपने भारत में न्यायालय की यह एकल व्यवस्था है जो कि भारत के जो व्यवस्था है, जो कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा अपने यहाँ ली गई है ना। अपने यहाँ 1935 द्वारा भारत शासन अधिनियम 1935 जो आया था, वही न्यायिक व्यवस्था हमने अपने यहाँ अपनाई है जो एकल व्यवस्था थी। अपने यहाँ जो न्यायिक व्यवस्था है वह केंद्र और राज्य विधियों, मतलब कानून को जो है लागू करती है। ठीक, वो अपने यहाँ जो केंद्रीय न्याय व्यवस्था है वो क्या करती है, वो राज्य और केंद्र ना, उन दोनों की जो विधियां हैं, कानून है, उनको लागू करती है। चाहे वो संघ सूची के विषय के हो, चाहे वो राज्य सूची से विषय से संबंधित कानून है, विधियां, उनको लागू करने का काम अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट करती है, हाई कोर्ट करती है, ठीक ना, ऐसा। तो यहाँ पे सबसे सर्वोच्च पे कौन होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा, जो उसको लागू करती है। जबकि अमेरिका में ऐसा नहीं है, इसके विपरीत आपको देखने को मिलता है। क्यों, कैसे? अमेरिका में क्या प्रावधान है कि अमेरिका में जो कानून व्यवस्था है वहां क्या है कि न्यायालय की द्वैध व्यवस्था पाई जाती है। वहां पे अमेरिका में न्यायालय की द्वैध व्यवस्था पाई जाती है, जहां केंद्र के लिए तथा दूसरे राज्यों के लिए अलग अलग व्यवस्थाएं हैं। ठीक, एक जहां केंद्र के लिए है तथा दूसरी व्यवस्था क्या है, वो राज्यों के लिए है। जैसे संघीय कानून को कौन, संघ न्याय क्षेत्र, और राज्य कानून को राज्य न्याय क्षेत्र द्वारा लागू किया जाता है अमेरिका में। जबकि भारत में अमेरिका की तरह ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, जबकि भारत भी अमेरिका की तरह एक संघीय देश है, लेकिन अपने यहाँ एकीकृत न्यायपालिका को स्थापित किया गया है, जहां पे चाहे वह संघ सूची से संबंधित, चाहे वो राज्य सूची से संबंधित न्यायिक व्यवस्था हो, वो एक ही न्यायालय द्वारा देखी जाती है, जो कि अपना सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट में आप लेके जा सकते हैं, इसके ऊपर भी आप निर्णय देने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं। परंतु अगर अमेरिका में देखा जाए तो अमेरिका में ऐसा कुछ नहीं है। हाई राज्यों का जो मामला है, वो राज्य सूची से संबंधित जो मामला है, राज्यों का न्याय क्षेत्र जो है वो सिर्फ राज्य का जो उच्च न्यायालय होगा वहीं तक होता है। उसके ऊपर वो संघ के न्यायालय में जाके अपील नहीं कर सकता, जबकि सिर्फ संघ सूची के विषय पर ही संघ का न्यायालय जो है वहां पे सुनवाई करता है। अपने यहाँ चाहे राज्य का मामला हो, चाहे जहां का मामला हो, वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई की जा सकती है। आगे हम आइए चलिए देखते हैं। आगे देखिए, जो अपना भारत शासन अधिनियम आया था 1935 ना, वो तो क्या नाम है, लागू हो गया। ठीक, उसके बाद जब भारत अपना आजाद हुआ तो हमने क्या किया कि प्रथम बार अपने यहाँ सुप्रीम कोर्ट का जो उद्घाटन हुआ, प्रथम बार सुप्रीम कोर्ट चला 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया, आपको पता है।
तो उसी के बाद 2 दिन बाद 28 जनवरी 1950 को सुप्रीम कोर्ट का उद्घाटन हुआ था। ठीक, ये कुछ फैक्चुअल डिटेल है जो हम देख ले रहे हैं। और आगे ये कि भारतीय संविधान के भाग 4 में आर्टिकल 124 से 147 तक सुप्रीम कोर्ट की गठन, स्वतंत्रता, न्याय क्षेत्र की शक्तियों, प्रक्रियाओं आदि का उल्लेख किया गया है। अगर आपको एक फैक्चुअल डिटेल ये कि वर्तमान में जो शरद अरविंद बोबड़े हैं वह भारत के क्या हैं, मुख्य न्यायाधीश हैं। चलिए हम आगे देखते हैं कि कैसे किस तरह से क्वेश्चन सीजीआई के बारे में पूछा गया है, किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते रहे। आपको पता ही है कि जो भारत के मुख्य न्यायाधीश पर आधारित हमेशा क्वेश्चन आए हैं और आज हम 10 प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। ये 10 प्रश्न भारत में आयोजित होने वाली किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में से संबंधित प्रश्न किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में आ सकते हैं, पूछे जा सकते हैं जो सीजीआई से संबंधित होंगे। ठीक, हमारे पास जो 10 प्रश्नों का सेट है हमारे लिए क्या होगा कि बहुत ही सहायक सिद्ध होगा। वो आगे आने वाली परीक्षाओं में, चाहे यूपीएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे एसएससी हो, चाहे ईपीएफ हो, इन सारी एग्जाम में हमारे लिए बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे ये 10 प्रश्न जिसके बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन हमारा अभी इससे पहले ही है कि हमारे जो वर्तमान के मुख्य न्यायाधीश हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो कौन है, शरद अरविंद बोबड़े ना, वो भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं। अब आपसे ये पूछा जा रहा है कि शरद अरविंद बोबड़े भारत के मुख्य न्यायाधीश हैं, कौन से नंबर के हैं वो भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो आपको पता होगा कि अगर ये फैक्चुअल डिटेल पे आधारित है, अगर आपने पढ़ा है फैक्चुअल डिटेल, आपने करंट पे नजर रखी थी, तो आप इस पे टिक मारेंगे ए नंबर। तो आपका पहला का ए नंबर सही होगा। उन्होंने नवंबर 2019 को अपना कार्यभार संभाला था और 23 अप्रैल 2021 को उनका कार्यभार समाप्त होगा, वो सेवा निवृत्त हो जाएंगे। इससे पहले अपने जो मुख्य न्यायाधीश थे वो थे रंजन गोगोई। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन है अपना संबंधित, वर्तमान में सीजीआई सहित भारत के सर्वोच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीश हैं। ये भी फैक्चुअल डिटेल पे आधारित है। अगर आपने करंट पे नजर बनाए रखी रही होगी तो आपको पता होगा कि 2019 में जो केंद्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय का जो न्यायाधीशों की संख्या संशोधन एक्ट 2019 था उसको पारित किया और उसने जो न्यायाधीशों की संख्या थी उसमें बढ़ोतरी की है। कितने न्यायाधीशों की संख्या में बढ़ोतरी की, एक जो आपका मुख्य न्यायाधीश वो तो रहेगा ही, प्लस 3 नए न्यायाधीशों की नियुक्ति का प्रावधान इसमें किया गया है। तो अगर आपको इससे पहले संख्या आपको पता थी कि 31 थी तो ठीक है, 31 में आप 3 और जोड़ सकते हैं, तो कितनी, वर्तमान में 34 न्यायाधीशों की संख्या है, जिसमें 33 प्लस 1, 33 जो अन्य न्यायाधीश और एक आपका सीजेआई नियुक्त होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो इसका आंसर आपका कौन सा होगा, बी। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर आपका बी होगा। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय मूल के भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। ये आपसे पूछता, भारतीय मूल के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। क्या जीवी मावलंकर थे, या न्यायमूर्ति एके सरकार थे, या सीडी देशमुख थे, या न्यायमूर्ति हरिलाल जेकुंदास कानिया थे। अब आप ये भी फैक्चुअल डिटेल पे आधारित है। अगर आपने इससे पहले पढ़ा है सीजीआई के बारे में, एक क्रम देखा है, तो आपको ये जानकारी होगी कि इसमें से आंसर कौन सा होगा। आपको हम सीधा आंसर पे चलते हैं, हम आपको बताते हैं इसमें आंसर होगा आपका डी। न्यायमूर्ति हरिलाल जेकुंदास जो कानिया थे वो अपने भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे, जो 15 अगस्त 1947 से 6 नवंबर 1951 तक अपने पद पर बने रहे। ये भारतीय मूल के, याद रखिएगा, भारतीय मूल के ना पहले मुख्य न्यायाधीश थे भारत में। ठीक, लेकिन इससे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो सर मॉरिस वेयर थे, जिन्होंने 10 अक्टूबर सर मॉरिस वेयर थे, जो कब अपना पदभार समाप्त हैं, 10 अक्टूबर 1937 को पदभार संभालते हैं और 25 अप्रैल 1943 को सेवानिवृत्त हो जाते हैं, या
पद पर बने रहते हैं कब तक? 25 अप्रैल 1943 तक। अगर आपसे पूछे भारत का पहला मुख्य न्यायाधीश कौन था, तो आप आंसर मारेंगे सर मॉरिस ग्वेयर को। बल्कि अगर आपसे ये पूछे कि भारतीय मूल के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो आप आंसर मारेंगे डी को, मतलब हरिलाल कान्हा जी को। ठीक है, चलिए अब अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं कि अगला क्वेश्चन हमारा कौन सा होगा। अगला क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट और कूड पे आधारित अपना ये क्वेश्चन है। अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छे से इसको सॉल्व करेंगे। ये आपका बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ध्यान दीजिएगा, पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, पूछ रहा है आपसे। पहला इसने कूड दिया हुआ है कि कमल नारायण सिंह भारत के सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश थे। वहीं दूसरा ये पूछा जस्टिस V.I. चंद्रचूड़ भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे। तीसरा स्टेटमेंट इसने दिया है कि भारत के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश 65 वर्ष की आयु तक पद पर रहता है या रह सकता है। ये चीज इन्होंने पूछा है। अगर ये भी एकदम सीजीआई से संबंधित क्वेश्चन है, अगर आपने जब उच्चतम न्यायालय सुप्रीम कोर्ट आप पढ़ रहे होंगे, अगर आपने वहां पे ध्यान से पढ़ा होगा न्यायाधीशों के बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन कैसा क्या था। तो यहाँ पे अगर आपको पहली बात तो एक आंसर आपको पता होना चाहिए। तीसरा, अगर आपको तीसरा पता है तो आप कैसे हल निकाल सकते हैं। यहाँ पे एलिमिनेशन पावर देखते हैं लगेगी कि नहीं लगेगी। ठीक, तीसरा अगर हम जानते हैं, तीसरा अगर हम जान रहे हैं तो क्या हम आंसर सही कर पाएंगे, या पहला हम जान रहे हैं या दूसरा जान रहे हैं। तो अगर आपको ये पता है कि कमल नारायण सिंह भारत के सबसे लंबे समय तक कार्यरत मुख्य न्यायाधीश थे, तो क्या इससे अपना आंसर सही हो जाएगा। तो एक चीज याद रखिएगा, अगर आपने एक चीज मिला लिया कि एक नंबर आपको पता है कि एक गलत है। कमल नारायण सिंह जो थे वो सबसे कम, सबसे लंबे नहीं, सबसे कम मात्र 17 दिन तक सीजीआई के पद पे रहे हैं। मात्र कितने? मात्र 17 दिन तक वो सीजीआई के पद पे रहे हैं, मतलब सबसे कम समय तक रहने वाले न्यायाधीश थे। अगर आपको पता है कि क्वेश्चन का जो कूट दिया हुआ वो एक सरासर गलत है, तो आप यहां से एक जहां जहां पे मेंशन है कूट में उसको हटा सकते हैं एलिमिनेशन पावर की मदद से। अगर आप यहाँ पे हटाएंगे तो आपका आंसर सीधा सीधा जहां जहां ए है वो हट जाएगा, मतलब ए और बी ये तो हट गया। अब आपके पास बचा 2 और 3। अगर आपको ये पता है कि सबसे कम दिनों तक कौन रहे हैं, कमल नारायण सिंह, तो दूसरा क्वेश्चन आपसे बोला कि जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़ भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। आपको ये जब पता है कि कमल नारायण सिंह सबसे कम दिनों तक भारतीय सुप्रीम कोर्ट के सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं, तो कैसे जस्टिस Y.V. चंद्रचूड़ हो सकते हैं। तो मतलब दूसरा आंसर भी आपका क्या हो जाएगा? गलत। तो जहां पे दूसरा है वो भी हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। मतलब हमारा जो क्वेश्चन नंबर A, B, D है वो गलत हो गया। ठीक है, तो आपको हम बता दें कि जो जस्टिस V.Y. चंद्रचूड़ जी हैं वो सबसे अधिक या सबसे लंबे समय तक रहने वाले सीजेआई थे भारतीय सुप्रीम कोर्ट के। लगभग 2696 दिनों तक वो सीजीआई के पदों पर रहे हैं। अब इसमें हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा? सी, केवल 3। मतलब भारत के जो मुख्य न्यायाधीश हैं उनकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ये लाइन याद रखिएगा आप। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो 65 वर्ष की आयु तक अपने पद पर क्या रह सकता है? बना रह सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। पांचवा क्वेश्चन हमारा संबंधित है फैक्चुअल डिटेल पे और अनुच्छेद से रिलेटेड जो हमारे सुप्रीम कोर्ट से संबंधित है। अगर आपको ये जानकारी है तो आप सीधा सॉल्व कर ले जाएंगे, वरना आप फंस जाएंगे। अपना क्वेश्चन क्या बोले, संविधान का कौन सा अनुच्छेद सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से संबंधित है। सीधी सी बात है, कौन सा न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय संबंधित है। अभी इससे पहले जब हमने शुरुआत की थी हमने आपसे बताया था कि अनुच्छेद कितने से कितने के बीच में भाग 4 में कहां पे क्या मेंशन है। तो जहां से शुरुआत होगी वहीं पे स्थापना की बात अगर सही की गई हो तो हो सकता है। तो हमारा आंसर यहाँ पे बी सही होगा। अनुच्छेद जो 124 है वो सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की बात करता है, जबकि अनुच्छेद 168 जो है वो राज्यों के विधान मंडलों से संबंधित है या राज्यों के विधान मंडल के गठन की बात करता है। वही अनुच्छेद 76 जो है वो अनुच्छेद 76 जो बात करता है वो भारत के महान्यायवादी से, बिल्कुल सही, भारत के महान्यायवादी से संबंधित है। और वही जो अपना अनुच्छेद 90 है
वह उपसभापति के पद रिक्ति से संबंधित है तथा उसको कैसे त्याग पत्र देना है, किसको त्याग पत्र देना है और किस तरह उसे पद से हटाया जा सकता है, इससे संबंधित है अपना अनुच्छेद 90। तो इसमें कौन सा आंसर बचता है आपका सही? बी नंबर। क्वेश्चन नंबर 5 का अपना आंसर सही होगा बी, जो सुप्रीम कोर्ट के गठन की बात करता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन हमारा है फिर से मिलान से संबंधित है, मेल खाता है या नहीं ये पूछ रहा है। ये पूछ रहा है कि कौन सही ढंग से मेल नहीं खाता है। याद रखिएगा, नहीं खाता है या खाता है, ठीक, खाना खाने की बात नहीं हो रही यहाँ पे कि क्या मेल खाता है या नहीं खाता है। तो अनुच्छेद यहाँ पे आप थोड़ा सा एक मिस्टेक है, इसे सही कर लीजिए। यहाँ पे 15 नहीं बल्कि 125 होगा, ठीक है, 125 होगा। अनुच्छेद जो 125 है वो न्यायाधीशों के वेतन से संबंधित है, क्या यह सही है? फिर दूसरा ये पूछता है कि अनुच्छेद संख्या 133 सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार, इससे संबंधित है। फिर आपसे पूछ रहा है कि अनुच्छेद जो संख्या 137 है वो सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियों से संबंधित है कि नहीं है। अनुच्छेद संख्या 143 वो सर्वोच्च न्यायालय के से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति से संबंधित है या नहीं है। तो आपको हम बता दें जो अपना ए नंबर है वो बिल्कुल सही है। 125 न्यायाधीशों के वेतन की बात करता है, वही अनुच्छेद 131 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार की बात करता है। आपको पता होगा कि इसे आरंभिक क्षेत्राधिकार भी बोलते हैं। मतलब क्या, अगर केंद्र और राज्य, केंद्र प्लस राज्य या राज्य ना, राज्य, ठीक, या दो से अधिक राज्य के बीच में अगर विवाद होता है, ठीक, अगर दो से अधिक राज्यों के बीच जो विवाद होता है उसको कौन देखता है? उसको 131 अनुच्छेद के तहत सुप्रीम कोर्ट में फैसला किया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट उसको देखता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी सुनवाई करता है, सुप्रीम कोर्ट उसकी डील करता है, उसको डील करता है। तो अनुच्छेद 131 जो अपना है या सर्वोच्च न्यायालय का मूल क्षेत्राधिकार है या आरंभिक क्षेत्राधिकार है, ये आपका एकदम बिल्कुल सही है, ठीक। परंतु अनुच्छेद 137 जो है वो सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियां, इससे संबंधित नहीं है, बल्कि यह संसद द्वारा बनाई गई किसी भी विधि के, या अगर सुप्रीम कोर्ट कोई विधि बनाती है या सुप्रीम कोर्ट कोई न्यायालय फैसला देता है अनुच्छेद 145 के अधीन या 145 के तहत, तो इसमें जितने भी नियम है या उपबंध है इसके अधीन रहते हुए जो सुप्रीम कोर्ट को अपने द्वारा सुनाए गए जो निर्णय है या दिए गए आदेश का पुनर्विलोकन करने की जो शक्ति है उससे संबंधित है अनुच्छेद 137। मतलब एक लाइन में हम जाने कि सुप्रीम कोर्ट की अपने द्वारा दिए गए निर्णय के पुनर्विलोकन करने की शक्ति अनुच्छेद 137 से संबंधित है। मतलब किससे? ये पुनर्विलोकन से संबंधित जो शक्तियां हैं उससे संबंधित बात करता है अनुच्छेद 137। मतलब ये आपका सी मेल नहीं खाता है, बल्कि जो आपका क्वेश्चन नंबर डी है जो अनुच्छेद 143 वह एकदम बिल्कुल सही है। सर्वोच्च न्यायालय से क्या कर सकता है? वह परामर्श कर सकता है। राष्ट्रपति की करने की शक्ति जो है वो अनुच्छेद 140 में संबंधित है। आपको बता दें हम कि सर्वोच्च न्यायालय की जो सहायक शक्तियां हैं वह अनुच्छेद 137 नहीं बल्कि अनुच्छेद 140 में मेंशन की गई है। चलिए हम आगे बात करते हैं अपना अगला क्वेश्चन। जो अगला क्वेश्चन हमारा है वो संबंधित है 7वां, फिर से सीजीआई संबंधित है। बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ये बोल रहा है कि भारत का मुख्य न्यायाधीश किसको अपना इस्तीफा सौंपता है? एक चीज ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति जो है ना वो नियुक्ति, शपथ दिलाना और इस्तीफा लेना दोनों काम करता है भारत के मुख्य न्यायाधीश का, ठीक। और कोई भी न्यायाधीश हो, सारे न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, भले वो उच्च न्यायालय से संबंधित अन्य न्यायाधीश हो या फिर क्या नाम है मुख्य न्यायाधीश हो। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति ये करता है और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश और उसकी जो बेंच, जिसे कॉलेजियम सिस्टम बोलते हैं, इसके तहत जब की जाती है तो जो रिकमेंडेशन देता है सुप्रीम कोर्ट उसी को आधार बना करके राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति करता है। तो नियुक्ति और त्याग पत्र दोनों चीज या इस्तीफा देना कौन लेता है? भारत का राष्ट्रपति। सीधा सीधा इसका आंसर कौन सा सही होगा? ए। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 8वां। अगला क्वेश्चन हमारा 8वां है ये
सॉरी, क्वेश्चन मिस हो गया है। चलिए ठीक है, बात करते हैं यहीं पे। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी? भारत के जो सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो भारत की पहली महिला न्यायाधीश कौन थी, आपको हम बता दें, सुजाता मनोहर नहीं, बिल्कुल गलत। रंजना देसाई बिल्कुल गलत। फातिमा बीबी बिल्कुल सही। फातिमा बीबी जो थी वो भारत की पहली महिला न्यायाधीश थी, चाहे वो सर्वोच्च न्यायालय हो चाहे वो भारत हो, कुछ भी लिखा हो। आप याद रखिएगा कि फातिमा बीबी जो थी वो भारत की प्लस सर्वोच्च न्यायालय की पहला महिला न्यायाधीश थी, जो 6 अक्टूबर 1989 से 20 अप्रैल 1992 तक अपने पद पर रही। एक चीज याद रखिएगा, ये केरल राज्य से रहने वाली थी, केरल राज्य से संबंधित थी। चलिए फिर हम आज इतना ही बात करते हैं, और भी बहुत सी सारी चीजें हैं जो आपको जाननी चाहिए, जैसे कि सीजीआई को कैसे हटाया जा सकता है, किस आधार पर हटाया जा सकता है, पद से उसे हटाया भी जा सकता है या नहीं हटाया जा सकता ना। तो ये सारी चीजें है देखने लायक, कैसे हम उसको देखेंगे, कैसे समझेंगे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। आपको बता दें कि सीजीआई को हटाने के लिए कुछ प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि अगर उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है तो महाभियोग चलाया जाए तो कैसे चलाया जाएगा, ये सारी चीजें आपको जानना चाहिए। महाभियोग किस आधार पे, तो 2 आधार होते हैं, उसका दुर्व्यवहार, वो दुर्व्यवहार अगर करता है, या फिर क्या नाम है, कदाचार। ठीक, अगर उस पर सिद्ध कदाचार हो जाता है, सिद्ध कदाचार लगता है, तो उसके आधार पे उसको क्या किया जा सकता है, उस पर महाभियोग चलाया जा सकता है। और संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में चलाया जा सकता है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्यसभा हो। अगर लोकसभा में चलाया जा रहा है तो 100 लोगों का प्रस्ताव होना चाहिए, राज्यसभा में 50 लोगों द्वारा उसे प्रस्तावित किया जाना चाहिए। ये सारी चीजें हैं जो हमें जाननी है, और भी सीजीआई के बारे में हमने इसके बारे में डिस्कस किया। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, अगर आप इसे सॉल्व कर लेते हैं तो सीजीआई में इससे बाहर कहीं भी क्वेश्चन जाने वाला नहीं है। आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद पूरा वीडियो देखने के लिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि हमारा मनोबल बढ़ा रहे और हम वीडियो इसी तरह बनाते रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।